देखिए हम लोग बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल के शायद सबसे महत्वपूर्ण सेशन में हैं और मुझे आप जैसे साहित्य प्रेमियों की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फीका लग रहा है। एक बार जोर से दार तालियों के साथ हम आदरणीय सईद अंसारी साहब का स्वागत करेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रांगण में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि ये तीसरा अवसर है जब सईद अंसारी साहब, जिनको हमने हमेशा टीवी पर देखा, हमेशा टीवी पर सुना, जिनके जैसा बनने की कोशिश की, जिनके जैसा दिखने की, बोलने की, चलने की कोशिश की, आज वही सईद अंसारी साहब आप सभी के समक्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत मैदान में यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही हम सभी के लिए यह बहुत ही विशेष दिन है। ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छा मौका है और शायद ऐसा है कि हम लोग अपना उद्घाटन भी इसी मंच से करे थे और आज समापन भी हमने इसी मंच से किया। तो दो लाइंस मुझे याद आती हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। पिछले 3 दिनों में बहुत धाराएं प्रतिकूल रहीं। कभी बच्चे धूप के कारण नहीं बैठ पाए, कभी आंधी के कारण नहीं बैठ पाए, कभी बारिश के कारण नहीं बैठ पाए, लेकिन प्रताप जी और बीएलएफ की पूरी टीम को यकीन था कि कुछ भी परिस्थिति होती रहे, बीएलएफ वैसा ही होगा, हर बार से बेहतर होगा। और शायद आप सभी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने प्रकृति को भी हमारे आगे झुकना पड़ा और आज हम इस सेशन को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक बार पुनः आदरणीय अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। अंसारी साहब, पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर सईद अंसारी पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? कुछ नहीं। मैं डॉक्टर साहब, अनुपम जी, जी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी। पढ़ाई लिखाई में जीरो। पिताजी चाहते थे सरकारी नौकरी करूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हुआ, लास्ट बेंचर। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दोनों जगह मुश्किल से पास होता आया। तो मुझे लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने पत्रकार बनाने के लिए भेजा था, इसलिए किसी और दिशा में देखने ही नहीं दिया। तो सर ये विचार तो आपके लिए अगर आप पत्रकार नहीं होते तो इस बात के लिए भी आ सकते थे कि मैं पत्रकारिता भी कैसे करूंगा, लेकिन जब आप इस फील्ड में एंटर हुए तो फिर आपको कैसे आपने सारी चीजें अनफोल्ड करते चले गए, कैसे उपलब्धियां लगातार आपके कदम चूमती रहीं और आप देश की जाने माने फिगर के रूप में आज चर्चित हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बड़प्पन है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ, इस योग्य नहीं मानता हूँ। और जो भी बातें आपने कही, हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा काम सिर्फ पत्रकारिता करना है और मैं सिर्फ पत्रकारिता कर रहा हूँ। प्रयास ये है कि उसे ईमानदारी से करूँ, अच्छी तरह से करूँ और बाकी कुछ नहीं। विद्यार्थी हूँ, अभी भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषा सीख रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ, लिखना सीख रहा हूँ, पढ़ना सीख रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ भी प्राप्त किया है, कुछ भी हासिल किया है। क्योंकि जब विद्वानों को देखता हूँ, मेरे वरिष्ठों को देखता हूँ, मेरे साथ काम करने वाले साथियों को देखता हूँ, उनकी प्रतिभा को देखता हूँ, उनकी विलक्षण बुद्धि जब परिलक्षित होती है उनकी लेखनी में, उनकी वाणी में, तो लगता है कि नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आपको अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत सीखना है, बहुत पढ़ना है, बहुत लिखना है। अ, और पता नहीं ये विद्यार्थी जीवन कब खत्म होगा। आ, कौन है सईद अंसारी जी के रोल मॉडल और क्यों, जिसको देखकर आपको उनको फॉलो करने की इच्छा होती हो? मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, कि मुझे तथाकथित विख्यात, तथाकथित लोकप्रिय, तथाकथित बड़े लोग,
वो आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने अपने आसपास के लोग प्रभावित करते हैं। मुझे मेरे दोस्त प्रभावित करते हैं, मुझे मेरे साथ जो लोग हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो प्रभावित करते हैं। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, वो प्रभावित करते हैं। मुझे एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई आईएएस है, तो उसकी कुछ बातें अट्रैक्ट करती हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या एक पुलिसकर्मी है, उसकी बातें प्रभावित करती हैं। मुझे मैं जिस मार्केट में जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सब्ज़ी खरीदता हूँ या मैं जिस टपरी पे चाय पीता हूँ, वो प्रभावित करता है, वो व्यक्ति प्रभावित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा डॉक्टर अनुपम ऐसा घर परिवार होगा जहाँ पर उसके माता पिता बच्चे को नैतिक शिक्षा न देते हों, जहाँ पर उस बच्चे के माता पिता या उस घर के बड़े अपने बच्चों को संस्कार ना देते हों, आदर्श की बातें न सिखाते हों, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था? नहीं। जी। सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि हर माँ बाप को बच्चों के संस्कार का, हर माँ बाप को बच्चों के विकास का, हर माँ बाप को बच्चों की शिक्षा दीक्षा का क्रेडिट मिलना चाहिए। जी। और सिर्फ ये कि रोल मॉडल, बड़ी बड़ी किताबें, उनमें नाम, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त लोगों को ही आप अपना रोल मॉडल माने, डॉक्टर अनुपम, बहुत बहुत क्षमा के साथ मैं ऐसा नहीं मानता। जी, तो क्या इस बात को मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि सईद अंसारी साहब वो गुलदस्ता हैं जो जगह-जगह से जहाँ पर जो फूल अच्छा दिखा, उसे वहाँ से लिया, इकट्ठा किया और एक खुद अपना सृजन किया है? वाह वाह वाह! देखिए, ये एक कितनी खूबसूरत बात आपने कितने अच्छे शब्दों में कह दी। मैं शायद कभी इस बात को इतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाता, और यही बात है। जी। 100% सच है ये जो डॉक्टर अनुपम आपने कहा, ये बिल्कुल सच है, जी। बिल्कुल सच है। और मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जगह-जगह हमारे चैनल चलते रहते हैं। जी। आज तक चलता रहता है। जी। और गेट पर गार्ड खड़े हैं तो वहाँ भी आज तक चल रहा है। स्टूडियोज़ के बाहर भी चल रहा है। न्यूज़ रूम में तो 50 जगह चलता है। जी। मुझे मेरे जो गार्ड साहब हैं, किसी कहीं के भी, वो कह देते हैं कि अरे सर, क्या है आप, आपने ये बात ठीक नहीं की, जी। आपका ये शब्द अच्छा नहीं था, जी। आप आज आप मज़ा नहीं आया, आपकी 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 भाषा अच्छी नहीं, आप पता नहीं क्या बोल रहे थे। जी। तो आप विश्वास कीजिए, मैं रुकता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जी। और वो मुझे बताते हैं। जी। और मेरा पूरा प्रयास ही नहीं रहता, बल्कि मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि वो गलती मैं दोबारा ना करूँ, वो काम, वो बात कभी ना करूँ। सईद साहब बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए ये बात सीखने योग्य है कि कितना भी स्टारडम होने के बावजूद, कितना भी पारंगत होने के बावजूद, आप कोई भी अवसर अपने आप में करेक्शन करने का या किसी से इनपुट्स लेने का नहीं छोड़ते हैं। आप क्या हमारे विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित कर पाएंगे कि आजकल बहुत जल्दी बच्चों में एटीट्यूड आ जाता है, डिग्री मिलते ही, नौकरी मिलते ही या थोड़ी बहुत उपलब्धि पाने पर भी दिमाग आसमान पे चले जाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखते हैं, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं नहीं, वो अनुपम जी, एक शेर है ना कि जरा सी शोहरत क्या मिली, आके बैठे हो पहली सफ में। तो मुझे लगता है कि कभी नहीं, आपके आपके पैर हमेशा धरती पर होने चाहिए। और ये शायद गलत बात बहुत सारे लोगों आपको लगे, मैं भाग्य को बहुत मानता हूँ, ओ। बहुत मानता हूँ। जी। आप सर पटक पटक मर जाइए, हम्म। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी। जी। और अगर आपके भाग्य में है, जी। तो पूरी कायनात उसे रोकने में लग जाए कि वो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी वो चीज़ आपको मिलेगी। ये उदाहरण है तो आज। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि हम बीच के 2 दिन भी इस ओपन स्टेज से चला लें, लेकिन हम लोग नहीं चला पाए और शायद आज आपका या मेरा किसका भाग्य ऐसा था कि आज हम लोग इस स्टेज का प्रयोग कर पा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ,
कितना खूबसूरत मौसम है आज। जी कितना प्यारा लग रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, वो अंग्रेजी में देख कहते हैं ना प्लेजेंट। जी जी मुझे लगता है इससे ज्यादा प्लेजेंट कुछ नहीं होगा आज। और इतने इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं बुंदेलखंड के। जी जी। देखिए, एक ने ताली बजाई अपने लिए तो गलत बात है भाई, अपने लिए आप सब ताली बजा लीजिए। और इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं। आ, तो ऐसे देखना पड़ रहा है हमें आप लोगों को। माफ कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी से आई कांटेक्ट करूं, लेकिन ये इतनी ज्यादा लाइट्स यहाँ पर लगा दी हैं ऑर्गेनाइजर्स ने, ये आपके और हमारे बीच में एक दीवार, रोशनी की दीवार खड़ी कर दी। सईद साहब, अभी मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आप कैंपस घूम रहे थे। आपके एक मित्र मिले, उन्होंने आपको कहा कि आप तो देश के सबसे बड़े एंकर हैं। तो थोड़ा सा आप नाराजगी व्यक्त कर रहे थे उनसे कि यार हम लोग पत्रकार हैं और आप मुझे पत्रकार कह के संबोधित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग नहीं जानते हैं पत्रकार एंकरिंग क्या डिफरेंस है इनमें, कैसे हम लोग समझते हैं कि कौन पत्रकार है, कौन शो होस्ट करता है, कौन कंपेयरिंग करने में बेहतर है, क्या अंतर है इनमें? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरी आपत्ति ये बड़े और छोटे में है। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आप बहुत बड़े मॉडरेटर हैं, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े, बड़ा छोटा क्या होता है? जी आप विश्वास कीजिए, ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, ये सिर्फ मेरी फील्ड या मेरे क्षेत्र में नहीं, ये हर जगह मुझे इस बात पर आपत्ति है कि छोटा बड़ा जहां पर होता है। ठीक है, एक 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 भाई आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप ठीक है, आप लेक्चरर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर होंगे, डीन होंगे, वीसी होंगे, वो एक एक हायरकी है, वो हमारे वहाँ भी होती है। वो डेजिग्नेशन हमारे वहाँ भी होते हैं, डेजिग्नेशन हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी का डेजिग्नेशन बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। आप अपने अच्छे कर्मों से छोटा और बड़ा बनते हैं, और वहां भी हमें लगता है कि डिग्री देने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं। आपने कोई बहुत बड़ा एग्जाम पास कर लिया, आईएएस आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया, तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप कोई अपना काम कर रहे हैं, मन का काम कर रहे हैं, अपने मन की नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि उन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया है, अनुपम जी। तो ये छोटा बड़ा भेदभाव, ये तो खत्म हो जाना चाहिए। और हम बहुत डिप्लोमेट हो गए। हम वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठकर घरों में, ड्राइंग रूम्स में, दोस्तों के बीच में, मंचों पर, कि नहीं हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें छोटे बड़े में, जाति धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने आप को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, अपने आप को धर्म और किसी भी सीमाओं में नहीं बांटना चाहिए। और वहीं हम डेजिग्नेशन के आधार पर किसी को भी छोटा और बड़ा बना देते हैं। मुझे लगता है ये सबसे जो मुझे पर्सनली बुरी लगती है वो बात यही बात है। एक कोई भी बहुत छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति, अपना व्यापार करने वाला व्यक्ति, बहुत छोटा व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एक प्रोफेसर, एक टीचर, वो एक एक प्राइमरी क्लास की टीचर, माफी के साथ आपको कह रहा हूं कि वो अपने बच्चों में वो संस्कार दे सकती है, वो उनका बेस उतना मजबूत बना सकती है कि वो जिंदगी में कभी शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा में, बुद्धि में, पढ़ाई में, लिखाई में फेल ना हो सके, और शायद वो एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला आप जैसा ना कर पाए। मैं क्षमा के साथ, माफी के साथ ये कह रहा हूं। तो पहले तो हम अपनी सोच बदलें, पहले तो इस बात को बदलें कि ये छोटा बड़ा क्या होता है, प्लीज। ये मुझे मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति। अ, इसके बाद इसके साथ आपने कुछ पूछा था? नहीं। आप सईद साहब, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हम किसी भी प्रोफाइल पे काम करें, हमारे कर्मों का नतीजा रहता है, और आप भाग्य को भी बहुत ज्यादा मानने वाले व्यक्ति हैं। मैं भारतीय हूं। आप कैसे सामंजस्य मैं स्थापित मैं करते हैं? भारतीय हूं। आप दोनों चीजों में मैं सामंजस्य कैसे स्थापित मैं करते हैं? भारतीय हूं, और हर भारतीय मुझे लगता है भाग्य। मैं साइंस को भी मानता हूं, जी मैं साइंस को भी मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानता। मैं बिल्कुल मानता हूं भाई, सृष्टि उसने बनाई है तो वो है ना,
उसका असर है। क्यों बारिश हो गई, क्यों नहीं रोक लिया आपने? जी आपने यहाँ सारा इंतजाम किया था, आपको भागना पड़ा उठाकर, आप अंदर भागे, रोक लेता आपका साइंस, आपकी साइंस ने बताया ही नहीं आपको। जी जी ये तो भाग्य था ना कि नहीं नहीं आपके सेशंस यहाँ करवाने देना चाहते थे, आज आज आप ही को ये अवसर मिलना था। जी जी। तो इसलिए है, और सामंजस्य की कोई बात नहीं है। हाँ भाग्य भी और ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपनी मदद करते हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, फिर तो ये हो जाए भाग्य के सहारे आप बैठे रहिए कि भाई मुझे रोटी भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, पैसे भी आ जाएं, और जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपके सपने हैं, वो भी पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं हो, कम से कम आप उनके लिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए और भाग्य पर विश्वास कीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। और ये बात आप मान लीजिए कि जो आप करना चाहते हैं, अगर आप निश्चित सतत प्रयास उस ओर करते हैं डॉक्टर अनुपम, इस दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत आपको वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकती सिवाय उसके। और वो क्यों रोकेगा? जी भाई उसके तो बच्चे हैं ना, उसी ने तो पैदा किया है, तो वो क्यों रोकेगा? वो तो सिर्फ देखता है कि आप में जज्बा कितना है, तो सिर्फ देखता है कि आप में चाहत कितनी है, वो तो सिर्फ आपकी चाहत देख रहा है, आपका जज्बा देख रहा है। और जब उसे लग जाता है कि नहीं भैया ये तो मानने वाला नहीं है, और वही उसका सबसे प्रिय होता है, वो उसी को सबसे ज्यादा कष्ट देता है। जी। मैंने आपसे जानना चाहा था एंकर और पत्रकार में अंतर। हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो गए थे विषय से। एंकर आप भी हैं, अभी आप जी एंकरिंग कर रहे हैं। जी एंकर आप सब भी हैं, एंकर मैं भी हूं, लेकिन पत्रकार बनना मुश्किल है। जी एक जमाना था जब आप किसी भी चैनल में, न्यूज चैनल में, स्टेज पर एंकरिंग करते थे तो आपके पास सारा एक एक शब्द लिखा होता था। मैं दूरदर्शन की बात कर रहा हूं, जब दूरदर्शन शुरू हुआ था उस जमाने की, एशियाड के बाद। जी लेकिन अब जमाना बदला है, अब सिर्फ एंकर से बात नहीं है। एक जमाना था, एक दौर वो भी था जब एंकर के लिए जो फीमेल एंकर्स होती थी उन्हें उनके नैन नक्श बहुत अच्छे होने चाहिए थे, वो खूबसूरत दिखनी चाहिए थी। जो पुरुष एंकर्स हुआ करते थे, मेल एंकर्स हुआ करते थे, वो बड़े लंबे चौड़े होना चाहिए, उनकी आवाज़ में बड़ा बेस दम होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखा जाता था। आप याद कीजिए दूरदर्शन का वो ज़माना, जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो अगर यहाँ कुछ सीनियर लोग हैं या कुछ बच्चों ने अगर कभी रिसर्च किया हो, सर्च किया हो, तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत फीमेल एंकर्स हुआ करती थी, बेहद सुंदर। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊं अपने। जी जी हमारे सर प्लीज। हमारे एक अंकल हुआ करते थे, और उस ज़माने में दूरदर्शन में 8:40 पे सिर्फ मेन न्यूज़ आया करती थी, बाकी दिन में हर घंटे थोड़ी 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 देर हेडलाइंस टाइप। 8:40, शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे और 8:40, तो 8:40 सबसे मेन बुलेटिन नाम हुआ करता था। तो भारतवर्ष में अधिकतर घरों में 8:40 का अपने मम्मी पापा टाइप लोग, दादा दादी टाइप लोग, नाना नाना टाइप वो देखते थे, और वही बुलेटिन होता था, उसी से दुनिया जहान की उन्हें बातें पता चल जाती थी। तो मेरे एक अंकल थे, वो न्यूज़ देख रहे थे, और शायद आंटी गुजर रही थी या उस समय उनके चाय वाय लेकर आई, कुछ बातचीत कर रही थी। तो जैसे ही न्यूज़ शुरू हुई उन्होंने कहा कि अरे ये तो अभी 3 दिन पहले ये साड़ी पहनी थी इन्होंने। जी वो इतना नाराज हो गई कि मैंने सुबह क्या पहना था, कल क्या पहना था, आपको कभी याद नहीं रहता, और आपको इसकी ये 3 दिन पहले इसने साड़ी पहनी थी, ये साड़ी तक याद है। जी तो उन दोनों में बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये दीवानगी थी, ये सब कुछ था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। वो एंकर वो हुआ करते थे उस जमाने में, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की दुनिया। कंटेंट की ये दुनिया है, क्योंकि ज़माना बदला है। उस ज़माने में लाइव नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज अब ये हमारा शो लाइव जा रहा है, उस ज़माने में लाइव होता ही नहीं था। मैंने भी दूरदर्शन में काम किया, मैंने अपना करियर दूरदर्शन से ही शुरू किया है, तो लाइव नहीं होता था। एक एक शब्द अगर आपको लिख कर दे दिया गया है कि नमस्कार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ, और अगर आपने ये कर दिया कि नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आप देख रहे हैं, अगर आगे पीछे भी कर दिया, तो सुबह ड्यूटी ऑफिसर, एक सरकारी अधिकारी होता था जिसे कि ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, वो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आपकी रिपोर्ट लिख देता था, और सुबह न्यूज़ मीटिंग में डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर से, जो कि पैक्स कहलाते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स आज भी हैं,
उनसे उन्हें मेमो इशू कर दिया करता था कि ये हुआ क्या, और वो आपको मेमो इशू कर देते थे। और हो सकता था उस एक अदल बदल में आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर दिए जाते थे। लेकिन आज ये कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से लाइव, यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। अब कुछ नहीं है, कपड़े कपड़े कोई ज़रूरी नहीं है, आप टाई पहनिए मत पहनिए, आप जीन्स पहन के न्यूज़ पढ़िए, जो करना है आप फील्ड में जहाँ पर हैं। आज बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्ट ये हो रहा है, अगर इसकी खबर दिखानी है तो यहाँ से आपने, अब ये जो मोबाइल आपके और मेरे इस मोबाइल से लाइव करेंगे, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी मोबाइल्स हैं आपके पास, जितनों के पास इस समय फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स, वो सारे के सारे ब्रॉडकास्ट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि वो सभी टीवी पर दिखाए जाने वाली क्वालिटी वाले कैमरास हैं आपके मोबाइल फोन्स में। तो ज़माना इतनी आगे बढ़ गया है, आजकल तो एआई का ज़माना है। आप एंकर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपका और मेरा एआई बन सकता है, बन गया है, मेरा तो बन गया है। तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर बैठिए। वो यहाँ आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं थी जी। आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी मुझे यहाँ डिपोर्ट कर लेते, और सबको सामने, आप लोगों को सबको लगता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप अकेले मुझसे सवाल जवाब कर रहे होते और मैं आपके ऐसे ही जवाब देता सारे सवालों के। क्या तो एआई कभी आपको चिंतित करता है? अरे चिंतित कर दिया है भैया, कैसी बात कर रहे हैं। जी। एआई ने चिंतित कर दिया है, एआई नौकरी खा गया है, बन गए हम सबके एआई। जी। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकती है कभी भी कि आप घर बैठिए और हमसे साल भर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हम आपका जब मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करेंगे, सुबह से लेकर रात तक आपसे न्यूज़ पढ़वाएंगे, आप डिस्कशन, अब एआई डिस्कशन कर सकता है, न्यूज़ तो पढ़ ही रहा है, आप देखते ही होंगे हमारे चैनल पे, हमारी एआई एंकर्स को देखते ही होंगे, और हम लोगों के भी एआई आप देखते होंगे, हमारे साथियों के एआई आ रहे हैं। तो आपको आप समझ भी नहीं सकते कि कब हम रियल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कब हमारा एआई न्यूज़ पढ़ रहा है। हो रहा है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। हमारा चैनल तो बहुत ज़बरदस्त ढंग से इस काम को कर रहा है। ओके। सर, आपसे अगला सवाल है कि आज ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं या बुंदेलखंड के गणमान्य लोग यहाँ पर हैं, हम लोग जब ऑफिस के बाद थके हारे घर पहुँचते हैं, भोजन करने की इच्छा होती है, चाय पीते हैं, और जब कभी मनोरंजन का मन होता है टीवी खोलते हैं, आप दिखाई देते हैं, बड़े स्मार्ट से आप लग रहे होते हैं, सुंदर से कंटेंट्स कानों तक आ रहे होते हैं, और हम लोग, हमारा फेवरेट पास टाइम वो हो जाता है। मनोर मनोर क्या न्यूज़ न्यूज़ मनोरंजन हो गई है आपके लिए? सईद अंसारी साहब कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? अरे फ्री समय अच्छा सईद ये अंसारी साहब कहाँ अच्छा ये स्पेंड पूछ करते रहे, हैं? देखिए पहले तो डॉक्टर साहब समय मिलते ही नहीं, 12 से 12 नौकरी है, जी। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक, जी। और 12 बजे ऑफिस आने से पहले खूब पढ़ना पड़ता है, जी। खूब सारी वेबसाइट्स देखनी पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को कम से कम 10 अखबार रोज़ पढ़ने पड़ते हैं, 10 और अखबार। आप सब जो जर्नलिज्म के बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें बता दें हम कि अगर हमारा कोई साथी किसी एडिटोरियल मीटिंग में जो रोज़ होती है, अगर उसमें 8-10 न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़कर नहीं आता है तो वो मीटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो हमारे न्यूज़ डायरेक्टर से नज़रें चुराता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछ ली जाए जो मुझे नहीं पता है। तो बहुत पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। सईद सर, जो और प्रिंट। नहीं नहीं, लेकिन टाइम, अरे आपने पूछा कि टाइम टाइम कैसे पास जी करते जी हैं, जी जी। तो 12 बजे छुट्टी होती है, और उसके बाद 12 बजे छुट्टी होने के बाद ओटीटी, जी मजा आ गया। जी। कोई पिक्चर नहीं छोड़ता, कोई शो नहीं छोड़ता, ओटीटी का, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, जितने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं ऐसे ऐसे शो आपको बता दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, आपने जी नाम भी नहीं सुना होगा, हम बता देंगे। तो सुबह के 3 बज जाते हैं, जी जी। मतलब 3 घंटा रोज, डेली। ये हो ही नहीं सकता कि हम कुछ ना कुछ ना देखें ना पढ़ें। पढ़ता पढ़ता भी हूँ, जी क्योंकि वो दूसरी चीज़ें पढ़ता हूँ। मेरे गुरु ऐसे थे जिन लोगों ने ये शिक्षा दी कि अगर आपको पत्रकारिता करनी है और आपको टीवी में रहना है, टीवी एंकरिंग में रहना है, टीवी जर्नलिज्म में रहना है, तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये है कि आपकी भाषा तभी अच्छी होगी जब आप साहित्य पढ़ेंगे,
जब आप कविताएं पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, चाहे वो आप हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, जिस भाषा में आप काम करना चाहते हैं, फिर भाषा कम से कम अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो दो भाषाओं पर आपका अधिकार होना बहुत बहुत ज़रूरी है, हिंदी और अंग्रेजी। भले ही आप हिंदी जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। अगर आप अंग्रेजी जर्नलिज्म कर रहे हैं, भारतवर्ष में कर रहे हैं, तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि सॉरी सॉरी मुझे तो मैं हिंदी नहीं जानता, नहीं जानती। तो साहित्य का बड़ा बड़ा महत्व है राइटिंग में, रिपोर्टिंग में। जैसे आपने अभी कहा था कि आप अलग अलग जगह से गुलदस्ते रूपी लोगों से अच्छाई रूपी फूल ले लेते हैं और अपना एक गुलदस्ता बना लेते हैं। कितनी प्यारी लाइन थी। ये साहित्य से आ सकती है। ये जिसने साहित्य नहीं पढ़ा वो कभी ये बात कह ही नहीं सकता। जी। सईद साहब, थोड़ा सा विषय पर आते हैं और आपसे आपकी महारत वाले भाग से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी नज़र में पत्रकारिता क्या है, आप उसे कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत सिंपल। मेरी दृष्टि में, या मैं बहुत गर्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर अनुपम ये कहता हूँ कि पत्रकारिता देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है और कुछ भी नहीं। एक जोरदार तालियां सईद साहब के लिए, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से देशभक्ति का मैसेज हम सभी को दे और रहे हैं। सिर्फ अगर आप आज्ञा दें तो इसे थोड़ा सा जी, एलोबरेट कर प्लीज दें। प्लीज सर। उसका मतलब सिर्फ ये है अनुपम जी, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आप कुछ भी, इतना सा भी बुरा अपने देश के बारे में, जैसे आप अपने परिवार के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो उसके बारे में लेश मात्र भी बुराई आप नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। और यही पत्रकारिता है। अगर आपको जरा सा कहीं कोई कमी लगती है, बुराई लगती है, उसको आपको पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखना है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है। मैं ये भी मानता हूं कि पत्रकारिता व्यूज नहीं है, पत्रकारिता सिर्फ न्यूज है। आप सच को सच कह दीजिए, गलत को गलत कह दीजिए, अच्छे को अच्छा कह दीजिए, बुरे को बुरा कह दीजिए। और एक एक चलन डॉक्टर साहब आजकल और भी है। आपको बताया जाता होगा बच्चों, कहा जाता होगा कि नहीं 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 नहीं, पत्रकार का काम सरकार की तारीफ करना बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है या नहीं? पत्रकार का काम प्रश्न पूछना है। कहा जाता है या नहीं? हम ये मानते हैं कि क्यों नहीं करेंगे हम तारीफ? जब हम बुराई कर सकते हैं, जब हम उन्हें जगाने का काम कर सकते हैं, जब हम उन्हें जो चीज उन्हें दिखाई नहीं दे रही है वो उनके सामने रख सकते हैं, तो अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हम अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बता सकते? और वो अच्छा काम क्या है? हेलो। अच्छा काम आपके, हमारी भलाई के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं। वो अच्छा काम आपकी और हमारी भलाई के लिए किया गया कोई भी ऐसा कार्य है जो जिसका फायदा हमें मिल रहा है, आपको मिल रहा है, हमें मिल रहा है, देशवासियों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, वंचितों को मिल रहा है, शोषितों को मिल रहा है, तो फिर वो बात हम क्यों नहीं बताएंगे? उसे डबल फायदा है। उसे काम करने वाले अधिकारी, हर चीज को आप सरकार और राजनीतिक दल से जोड़कर बिल्कुल मत देखिए। जो काम करने वाले अधिकारी हैं, देखिए सरकार और नेताओं का काम क्या होता है? पॉलिसी बना देना, योजनाओं को सामने रख देना। उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? उसे मूर्त रूप कौन देता है? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, वो अधिकारी गण देते हैं। तो उनकी तारीफ आप क्यों नहीं करें? जी। सर, आप ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कि आप पत्रकारिता से इतने नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं आज जो रील्स का ज़माना है, कंटेंट इजीली क्रिएट होते हैं, हमारी रीच आसानी से बढ़ रही है, ये कैसे एनक्रोच कर रही है जो हमारे स्टेब्लिश मीडिया ब्रांड्स हैं? क्या उन पर इनका कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है? अगर आज रील्स पर, इंस्टा पर बैन लगा दिया जाए ना, तो आप बोर हो जाएंगे। जी। तो खूब मजा आ रहा है, खूब बनाइए, और इसका असर बहुत अच्छा पड़ रहा है। पॉजिटिव। मैं तो पॉजिटिव ही मानता हूँ। ये आपकी गलती है कि आप बुरी चीजों को देखते हैं, ये आपकी परेशानी है कि आप गंदी चीजों को देखते हैं, ये आपकी परेशानी कि आप नफरत फैलाने वाले कंटेंट को देखते हैं।
उसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, इतनी खुश कर देने वाली चीज़ें हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। उनके विचार देखिए आप, उनका कंटेंट देखिए आप, उनका क्रिएशन देखिए आप, उनका वीडियो प्रोडक्शन देखिए आप। आपको फिल्म देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीवी खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। अब गलती आपकी है डॉक्टर साहब, कि हम अगर चुनते क्या है। आप लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, नफरत, गालियां देख रहे हैं तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं। हमें लगता है कि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें लगता है कि इस सोशल मीडिया ने हर इंसान को बिजी किया है, हर इंसान के अंदर के कलाकार को बाहर निकाला है, हर इंसान के अंदर एक साहित्यकार है उसे बाहर निकाला है, हर इंसान को एक हीरो बनाया है। आपसे, मुझसे, हम टीवी पर आने वाले लोगों से, तथाकथित फिर से हम गए, हो सकता है कि हमें हमें बहुत लोग जानते हो, पहचानते हो, कोई नहीं जानता। इनमें से यहाँ बैठे सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, जो जबरदस्त पॉपुलर हैं, जिन इन बच्चों में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखे बिना लोगों को चैन नहीं आता है। तो ये असली स्टार्स तो ये हैं, असली हीरो तो ये हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप उसे प्लीज गलत मत बोलिए, खूब रील्स बनाइए, खूब यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, खूब फेसबुक पर एक्टिव रहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो जो आप करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, जो प्रोफेशनल जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर एंटरटेन करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप गाना गा सकते हैं, कोई बॉलीवुड में बड़े बड़े आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर नहीं भाव देंगे, उनकी ऐसी की तैसी, ना दे भाव। आप अपना बनाइए, अपना इंस्टा अकाउंट बनाइए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और उनको औकात दिखा दीजिए उनकी कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये देखो 10 लाख फॉलोअर्स मेरे। नकारात्मक पक्ष इसका ये है कि देखने वाले लोग ज्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं। या जो, ये भी हो सकता है कि जो बना रहे हैं वो देख भी रहे हैं। जी। तो हमारा निवेदन सिर्फ ये है आपसे, हम रोकेंगे नहीं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसे पॉजिटिव चीज़ में रखिए और जिससे आपको कुछ भला हो, आपका भला हो रहा हो, आपको कोई फायदा हो रहा हो, ऐसा काम कीजिए। सिर्फ ये मत कीजिए कि घंटों घंटों सिर्फ रील देखते जा रहे हैं, आंखें भी खराब कर लें, टाइम भी खराब करें, पढ़ाई लिखाई भी ना कर पाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर ना कर पाएं और सिर्फ रील्स में खो जाएं, ऐसा ना करें। उसे अपनी, और पैसा मिल रहा है आजकल तो, जी। आजकल तो पैसा कमा रहे हैं आप लोग, हाँ, और मोनेटाइज हो इतना रहे हैं। इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप और हम जिंदगी में नहीं कमा सकते। बच्चों ने इतना पैसा कमा लिया है यही रील्स बना बनाकर, इंस्टा से और यूट्यूब से। फेसबुक ने शायद बंद कर दिया देना, मुझे पता नहीं। हाँ, यूट्यूब से। सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमको बताया कि किस तरीके से रील्स को भी हम पॉजिटिव एक सोच के साथ उतार सकते हैं जीवन में। सईद साहब, आप एक पत्रकार हैं, आप एक आदर्श पत्रकार में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक पत्रकार बनने के लिए, या क्या हम इन चीज़ों को पहले तय कर सकते हैं जब हम उस दिशा में जा रहे हैं, हम कुछ चीज़ें पहले अपना स्ट्रेंथ्स का एनालिसिस करें, अपनी वीकनेसेस का एनालिसिस करें, तब उस और कदम आगे बढ़ाएं? डॉक्टर साहब, आदर्श पत्रकार कुछ नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। और चाहे वो बच्चा जिसने एडमिशन लिया है, मैं हर बच्चे से ये कहता हूँ, जिसने जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में एडमिशन लिया, मैं उससे बोलता हूँ कि अब आप भूल जाइए, अब आप भूल जाइए कि आप कुछ और हैं, आप विद्यार्थी हैं नहीं, अब आप पत्रकार बन चुके हैं। आप हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, सिख नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, अब आप भारतीय हैं, शुद्ध भारतीय। जी। और सिर्फ आपको जो सच है उसे सच कहना है, जो गलत है उसे गलत कहना है, जो बुरा है उसे बुरे कहना है, जो अच्छा कहना है अच्छा कहना है, बस और कुछ नहीं है पत्रकारिता, विश्वास कीजिए आप। सर, मैं हमने हमने डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, हमने जबरदस्ती हवा बना रखा है। हम पत्रकारिता कोई बहुत महान काम नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है कि उस हमारे दो सींग निकले हुए हैं या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इसलिए आप पत्रकार हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप में सच को सच कहने की हिम्मत है, अगर आप गलत को गलत कहते हैं, तो आप पत्रकार हैं। आपको जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको किसी बड़े चैनल की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े अखबार पत्रिका की जरूरत नहीं है।
आप इतने आज, मैं फिर से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज यूट्यूबर्स जो हैं वो कहीं ज्यादा आप लोगों के चहेते हैं, जी। क्योंकि वो खुलकर अपनी बात कहते हैं। हो सकता है हम लोग उतनी ना कहते हों, ना करते हों, लेकिन वो बहुत बड़े स्टार हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच को सच, गलत को गलत कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरफा बात करते हैं। हाँ, उन यूट्यूबर्स का, उन यूट्यूब पत्रकारों का मैं समर्थन नहीं करता या विरोधी हूँ जो एक तरफा बात करते हैं। उन्हें जो दिख रहा है वो कहना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी से प्रेरित होकर एक तरफा बात करते हैं तो वो गलत है। सईद साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लेकिन मेरा यहाँ एक रिजर्वेशन ये है कि जब हम अपना कोई पर्सनल चैनल बनाते हैं, अपनी रील बनाते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये एक प्रश्न है जो अमूमन ब्यूरोक्रेट से भी पूछा जाता है, जिसका संतोषजनक उत्तर कई बार नहीं मिलता है। मैं आप पर ट्राई कर रहा हूँ, शायद मैं संतुष्टि के स्तर का जवाब पा सकूँ। जब भी हम कभी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तब सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना सिर्फ हमारी मंशा पर निर्भर नहीं करता। हमारे ऊपर जितने अधिकारी बैठे हुए होते हैं, वो उन सब की मंशा भी तय करती है। या तो हम सिस्टम में रहकर उन लोगों की तरह चलें, या अगर हम अपनी तरफ से चलेंगे तो हम शायद सिस्टम से बाहर कर दिए जाएं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच का सामंजस्य सईद अंसारी साहब कैसे करते हैं? ये लाख रुपए का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बहुत ईमानदारी से इसका जवाब डॉक्टर अनुपम आपको ये दूंगा कि हमें एक लाइन लेंथ पे तो चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह पे ताला लगा दिया गया है। जी। हम संयमित होकर काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें वो संयम बरतने के लिए कहा गया है। हम दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखकर काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें ये कहा गया है कि नहीं, आपको इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। मेरी आपत्ति सिर्फ उन ट्यूबर्स से या यूट्यूब पत्रकारों से या सोशल मीडिया पत्रकारों से यही है कि वो एकदम से उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप आपकी रिपोर्टिंग से, आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, आपके किसी कृत्य से अगर समाज में वैमनस्य पैदा होता है, अगर घृणा की भावना आ रही है, तो वो गलत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम मतलब मैं पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट इन्वॉल्व कर रहा करें जी। हूँ। टीवी, न्यूज़ इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, हम संयमित हैं। हम बेलगाम नहीं हैं। हम पे किसी ने लगाम भी नहीं लगाई है, लेकिन हम बेलगाम नहीं हैं, हम संयमित हैं। हमें पता है कि हमें कितनी तेज गति से दौड़ना है। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। और मैं ये अपने सब साथियों की तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन अपने उन साथियों को भी कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया में काम करते हुए इस सीमा को लांघ जाते हैं, और उसके दुष्परिणाम आपके हमारे सामने। सईद साहब, इतनी शुद्ध हिंदी आप प्रोनाउंस करते हैं, कठिन से कठिन हिंदी शब्द आपकी जुबान पर बिल्कुल जो उनका आइडियल साउंड होना चाहिए वैसे निकलते हैं। इंग्लिश भी आपकी उतनी अच्छी है। आपने बच्चों को प्रेरित भी किया कि कम से कम दो भाषाओं पर अपना अधिकार रखें। थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कैसे रखें, करना क्या है उसके लिए? बहुत सोचते धन्यवाद। तो हम सोचते हम लोग लगातार हैं कि यार वो अंग्रेजों जैसी इंग्लिश बोलनी है और बहुत बड़े गुरुओं जैसी हिंदी बोलनी है, लेकिन किस दिशा में बढ़ना है समझ नहीं पाते हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मेरी स्कूल की टीचर हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त साथ में काम करने वाले जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब, विश्वास कीजिए आप। अगर कुछ लिख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत फ़ोन करके बोल रहा हूँ यार सेंटेंस नहीं बन रहा है, बनवा दो। अगर न्यूज़ पढ़ने जा रहा हूँ, पहले सर लिख रहा हूं से याद आया, राइटिंग कैसी है अंसारी साहब की? बहुत गंदी, मतलब लिखने वाली राइटिंग ना। जी जी जी, राइटिंग। बहुत गंदी। हम लोग हमेशा अपने बच्चों को नाराज होते रहते हैं, तो आप कैसा लिखते हैं? बहुत ही बुरा, पढ़ में डॉक्टर्स से थोड़ा सा अच्छा बस। जी जी जी, प्लीज। डॉक्टर्स की राइटिंग केमिस्ट पढ़ पाते हैं, और
और आजकल के बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ आप पढ़ लेंगे जी क्योंकि उल्टा पुल्टा जो लिखते हैं तो वो जी नहीं है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से अंग्रेजी। मेरी मेरी ज़िंदगी में दो तीन लोग हैं जो प्रोफेसर हैं। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर भले ही ना हों, बट उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे नए नए शब्द सीखता हूँ। जब उनसे बात करता हूँ और अंग्रेज़ी में वो कुछ बोल रहे हैं और कोई शब्द नया आता है तो मैं रुक जाता हूँ, उनसे उन्हें रोक देता हूँ, पूछ लेता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। और आप हैरान रह जाएंगे कि मैं कई बार उनसे कहता हूँ कि आप मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ओके तो और जी और मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। कम जी से कम 20 किताबें उनकी आ चुकी हैं और मैंने अपने घर में बचपन से लेकर अभी तक डाइनिंग टेबल पर हमारे घर में खाना नहीं खाया गया। डाइनिंग जी टेबल पे हमारे घर में किताबें ही किताबें होती थी। जी और माताजी पिताजी की लड़ाई नहीं, द्वंद्व जी या युद्ध जी सिर्फ इस बात को लेकर होता था कि डाइनिंग टेबल पर किताबें क्यों हैं। माताजी कहती थी कि मैं किताबें उठा के बाहर फेंक दूंगी। जी पिताजी बोलते थे कि अगर हाथ भी लगा दिया तो फिर देखना क्या होगा। जी और इतनी कमी पड़ गई घर में किताबें रखने की कि ऐसी सीढ़ियाँ बनी होती है ना, तो सीढ़ियों के साथ पिताजी ने रैक्स बनवा ली और वहाँ किताबें रख दी। तो पिताजी आज भी ये कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब की मेरा कोई बुलेटिन वो देख न लें। अगर जिस दिन सॉरी उन्होंने सर बुलेटिन आपका देख न लें, देख ना हम लें न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो मैं डरता रहता हूँ और ये सोचता हूँ या ये दुआ करता हूँ कि कहीं व्यस्त हों, पढ़ लिख रहे हों, यूनिवर्सिटी गए हों, किसी संगोष्ठी में गए हों, या मम्मी के साथ बिजी हों। देख ना लें क्योंकि जिस दिन, वैसे तो वो देखते ही नहीं, लेकिन जिस दिन भी उन्होंने देख लिया उस दिन मेरी शामत आ जाती है। बहनों का फोन आ जाता है पहले कि आज बच के रहना, फोन आया तो फोन उठाना नहीं, बहुत गाली दे रहे हैं तुझे। तो वो उन्हें उन्हें वो ये कहते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुम शब्दों का चयन अच्छा नहीं है। तो ये हालत है। तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, उर्दू के लिए मुझे बहुत डांटते हैं, तुम्हें शेर नहीं याद है, तुम शेर याद नहीं करते हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। ये हालत है। तो आपने कहा था क्या करें। जी भाषा अच्छी करने के लिए डॉक्टर साहब, मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। साहित्य पढ़ें, ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन साहित्य के अलावा भी पढ़ना चाहिए। आप साइंस पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़िए, आप विदेशी नॉवेल्स पढ़िए। आप सिर्फ हिंदी साहित्य, अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्यकार, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी साहित्यकार, नहीं, विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को पढ़िए। तो आपकी भाषा समृद्ध होगी, आपकी भाषा अच्छी होगी। आपको पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। जी सर साहित्य ने पत्रकारों को भाषा सिखाई, शब्द सिखाए, शब्दों का चयन सिखाया। पत्रकारिता साहित्य को क्या लौटा रही है? क्या पत्रकारिता और साहित्य का कुछ रिवर्स रिलेशनशिप भी संभव है? अरे बिना डॉक्टर साहब, साहित्य के बिना पत्रकारिता है ही नहीं। तो आजकल तो अगर 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 आप अच्छे कवि हैं, अगर आप अच्छे लेखक हैं, आपने पत्रकारिता, और पुराने ज़माने में याद कीजिए ना, आप आज से क्यों बात करते हैं, आप माखन लाल चतुर्वेदी से याद कीजिए। और उस ज़माने के बड़े बड़े पत्रकार जो जो पितामह कहलाते हैं, वो सब साहित्यकार तो थे। जी कौन कौन सा पत्रकारिता में डिग्री लेकर आया था? सारे साहित्यकार थे जो पत्रकार थे। जी और वहीं से वही परंपरा तो चली आ रही है, जी वही परंपरा चली आ रही है। तो साहित्य के बिना तो पत्रकारिता नहीं है। देखिए, पत्रकारिता में आपको दो चीज समझनी होगी। एक तो पत्रकारिता होती है कि समाज की हर चीज को, अच्छी बुराई चीज को, खबरों को हम पहुंचाएं, लेकिन उसको पहुंचाने का जो माध्यम है वो भाषा है, और वो भाषा समृद्ध करता है साहित्य। तो ओके आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। जी तो अच्छी भाषा होगी, आसान, ये कहा जाता है मीडिया के बच्चों को, इनको सबको सिखाया जाता है कि आपकी भाषा आसान भाषा होनी चाहिए। जी आसान भाषा में आपको बात बतानी चाहिए। तो आसान भाषा तभी होगी, कम शब्दों में बड़ी बात आप तभी कह पाएंगे जब आप साहित्य पढ़ते हैं, जब आप साहित्य को जानते हैं। नहीं तो आप कह ही नहीं पाएंगे।
आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई शेर सुनते हैं, छोटा सा शेर 2 लाइन का होता है, बहुत छोटा सा, कितने शब्द होते होंगे, मुश्किल से 10, 12, 15 शब्द एक शेर में, लेकिन आप क्या वाह वाह करते हैं, आपके दिल में उतर जाता है। क्यों? क्यों डॉक्टर साहब? जी। एक कविता पढ़ते हैं, कविता की 2 लाइनें आपके मन में उतर जाती। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपकी भावनाएं होती हैं। आपको लगता है कि अरे वाह, यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं सोच रही थी, ये तो मेरी फीलिंग्स हैं। हाँ, मेरे लेकिन लिए भाई बनी है। भैया, आपके पास सिर्फ फीलिंग्स हैं। एक साहित्यकार के पास भाषा है, शब्दों की जादूगरी है, शब्दों का भंडार है, वो प्रकृति है, फूल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब को समेट लेता है, सबको शामिल कर लेता है। उसके पास संज्ञाएं हैं, विशेषण हैं, विशेषताएं हैं, इन चीज़ों में छिपी हुई विशेषताओं को वो अपने शब्दों में पिरो कर आपकी लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को वो 2 लाइन में पिरो देता है। इसलिए वो साहित्यकार है और इसलिए उसका पत्रकारिता में होना बहुत मायने रखता है। तो अगर आप ज़रा से भी पढ़ने लिखने वाले हैं, आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, आपको लिखने का शौक है, कुछ भी आप लिखते हैं, तो देखिए आप हमसे, आपसे कहीं ज़्यादा सफल होंगे। सईद साहब, किसी भी प्रोफेशन में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ें, अपने एथिक्स के साथ अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करना आज के समय में बहुत चैलेंजिंग है। और जब जब इंटरनेट पर आपके विषय में पढ़ता हूँ तो हमेशा ये लिखा आता है कि आप उन व्यक्तित्वों में से एक हैं जिसने प्रगति भी की है, प्रशंसा भी पाई है, यश, कीर्ति, सब कुछ आपके साथ है और आपने एथिक्स को भी कभी नहीं छोड़ा, अपने मोरल वैल्यूज़ को हमेशा अपने सामने रखा। इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुपम जी, मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ आपसे कहूँगा कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और इस योग्य भी नहीं हूँ। और लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, एथिक्स, संस्कार। मैंने अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा, बस। और उसी कारण अगर थोड़ा बहुत प्यार आप जैसे मित्रों से मिल जाता है। सर, ये संस्कारों का जर्मिनेशन कैसे शुरू हुआ? आप बचपन में थे, माँ बाप दोनों परिवार में थे। आ, हम सभी अपने माँ बाप दोनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, हमारे अंदर उसका प्रभाव ज़्यादा आता है, दूसरा कम उतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। आपको किसने ज़्यादा इम्प्रेस किया, पिताजी ने, माताजी ने? मेरे दादाजी और माताजी ने। दादाजी और माताजी ने। दादाजी ने किस्से कहानियाँ सुनाए। दादाजी कहते थे कि मेरी 3 बहनें और हम 4 भाई बहन थे छोटे से। तो दादाजी कहते थे कि बदन अच्छा होना चाहिए, वो देसी आदमी थे, बदन अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका बदन अच्छा है, ये उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, तो आप खद्दर भी पहनोगे। उस जमाने में खादी सबसे सस्ता कपड़ा होता था, जी टाट, जी जी जी। है ना? तो खद्दर भी अगर आप पहनोगे तो फबेगा। अगर आपका बदन, यानी कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, पहली बार ये कहावत मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुनी। तो वो कहते थे कि आपकी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल हम डाइट करते हैं, खूब डाइट करते हैं, शक्कर नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे। वो कहते थे जिसकी खुराक अच्छी है वही सबसे तंदुरुस्त है और उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं उस जमाने को, मैं तो अपने पूर्वजों को मानता हूँ। मैं तो हर वो कहावत जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उसको 1000 गुना सत्य मानता हूँ और आज भी वो बिल्कुल रेलिवेंट हैं। तो दादाजी इस तरह की बात किया करते थे। फिर दादाजी ये कहते थे कि जमीन पर देखकर चलो, जमीन पर देखकर चलो, पत्थर आएगा, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, कोई जमीन ऊंची नीची होगी, डिसबैलेंस होगा, गिर जाओगे। लेकिन वो अपनी समझ से कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशय यही था कि जैसे ही गुरूर और घमंड और आप में आएगा तो आप गिरोगे। तो इसका जी जी। दूसरा पक्ष ये भी है। माँ मेरी बहुत खतरनाक, मुझे याद नहीं है कि आज तक मैंने कभी भी अपनी, मेरे घर में मेरी झूठी प्लेट किसी और ने उठाई हो, मुझे याद नहीं है। अगर मैं अपनी छोटी बड़ी बड़ी बहनों से तो सवाल ही नहीं है, अगर छोटी बहन से भी कह देता था कि एक गिलास पानी पिला दे,
तो मम्मी जहाँ भी होती थी, अगर वो नीचे बैठ के रोटी बनाती थी, वो अपना ट्रेडिशनल, आज भी स्लैब पे खड़े होके वो गैस पे रोटी नहीं बना सकती हैं, तो नीचे बैठ के रोटी बनाती थी। आज भी बनाती हैं, उस जमाने में बनाती थी। तो अगर उनके पास बेलन है तो बेलन आता था उड़ता हुआ, और कहीं लगे उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। जी जी। अगर कहीं बैठी है चप्पल है तो चप्पल आती थी। यहाँ तक कि वो कपड़े धोने वाली मोगरी होती है, हाँ हाँ याद है, हाँ, पुराने जी। लोगों को याद होगा। हाँ, तो एक दो छोटा। बार तो वो फेंक के मारी उन्होंने, अब वो शायद आसपास मारी होगी, डायरेक्ट मुझे ना लगे, लेकिन मारी जरूर। जी कि जी। हिम्मत कैसे हो गई कि बहन से पानी मांग लिया। जी। और मेरे घर में बहुत भेदभाव हुआ है, मेरे साथ हुआ, मेरी बहनों के साथ नहीं हुआ। मैं मुझे मुझे वो छूट नहीं दी गई जो मेरी बहनों को छूट दी गई। मेरी बहनें मेरी दोस्तों, उनकी दोस्तों के साथ जा सकती थी, घूम सकती थी, उनके घर रह सकती थी, नाइट स्टे कर सकती थी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में आज तक अपने किसी दोस्त के घर नाइट रात स्टे की। गुजारी हो, या मुझे ग्रुप स्टडी की आज्ञा मेरी माँ ने दी हो। पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, सरकारी अधिकारी थे, तो वो तो रहते भी कम थे, तो माँ का प्रभाव ज़्यादा रहा, और ये संस्कार वहीं से आए। जी। मेरी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं किसी भी महिला के साथ बदतमीजी, अपनी बहनों के साथ सबसे पहले कुछ भी कह दूं, ऊंची आवाज में बात करना हमारे घर में मेरी माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। आराम से बोलो, धीरे बोलो, चिल्लाओ नहीं। चिल्लाना तो पाप माना जाता। चिल्ला कैसे दिया, आवाज ऊंची कैसे हो गई? गुस्सा क्या होता है? बच्चे गुस्सा नहीं करते। चलिए, तो यहाँ भी लगता है कि वैसा ही कुछ है कि परिवार में भी आपने मजबूरी में सही, भय में सही, हाँ डर में हाँ, डरा सही, डरा धमका के किया। जी जी, लेकिन आपने वो सारी अच्छी चीजें अपने अंदर संजो के रखी, जो आपके ये दादाजी ये आपके। पर्चियां बार बार तो नहीं यार, कि खत्म करो यार, बहुत नहीं नहीं बोर हो गए। नहीं, नहीं क्यों भाई, सर। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बंद कर दें? बंद। सर, बच्चे उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि 1.5 पौने 2 साल पहले सईद अंसारी साहब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर आए थे। आज फिर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में हैं। आपको घूमने का शौक है, आपने घूम के परिसर भी देखा है। क्या क्या अंतर महसूस हुआ? क्या कहना चाहते हैं आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विषय में? आपके विचार। डॉक्टर अनुपम, आपने इतना खूबसूरत ये विश्वविद्यालय, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्या ज़बरदस्त यहाँ के बुंदेलखंड के लोग हैं, और आपके बच्चे हैं। मैं मिला बच्चे, ज़्यादातर आपके बच्चों से मुलाकात हो रही है यहाँ, और लगातार हर साल आप बुला लेते हैं, होती हैं। मैं जब भी आता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। नैक क्या कहते हो आप लोगों की भाषा में, क्या है वो? नहीं, हाँ, नेक। नैक। NAAC। यस। हाँ, और A+। A+ ग्रेड। वो ग्रेड मैंने पढ़ा पिछले दिनों, तो मुझे लगता है कि मैं जब पहली बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आया, तो मैं वीसी सर से मिला, और प्रोफेसर पांडे, जी सर। मुकेश पांडे जी। मुझे लगा कि अच्छा, मेरा काम ही है खूब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स घूमता ही हूँ। हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ नहीं गया, जहाँ नहीं बुलाते लोग, जाता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, मस्ती करता हूँ। लेकिन प्रोफेसर पांडे ये अद्भुत व्यक्ति है। जी लगते ही नहीं कि ये वीसी है। जी। मैं वीसी, बहुत सारे वीसी से मिलता हूँ, एक ज़बरदस्त ऑरा होता है उनका, जलवा होता है, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के मालिक होते हैं वीसी। तो मैंने देखा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रोफेसर पांडे, जो जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे किसी से, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वीसी। भाग दौड़ करते हैं, एक्टिव हैं, एकदम जवान हैं, और ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मुझे, जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत करी, तो मैं ये पिछले 3 सालों में मैं देख रहा हूँ कि उनके प्रयासों से, डॉक्टर साहब, अब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। अब मैं क्योंकि एजुकेशन से नहीं हूँ, तो मैं एग्जैक्टली आपको तो नहीं बता सकता कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जितना भी देखता हूँ, पिछली बार आया था तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में गया था, शानदार स्टूडियोज़ आपने बनवा दिया है,
वीसी साहब ने, सारी मशीनें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है। जब क्लासेस में घूमा तो मज़ा आया, कैंपस बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं है। ये नैक जो आपको यूजीसी से मिला है, ये अपने आप में पाना बहुत बड़ी बात है। ये इतना तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप जैसे टीचर्स जितना तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये टैग हासिल करना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी सम्मान और गर्व की बात होती है। तो आपको बधाई चलिए सर, इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आपने सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से सटीक और यहाँ भी आपने एथिक्स का पालन किया। जो मन में था वो हम लोगों से कहा और जो सच था वो हम लोगों से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सईद अंसारी साहब।